आज सुनिए डायन का 5वां भाग। विले पार्ले में पहुंचकर काले खां और राजपाल को रिम्पी के फ्लैट का पता लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि रिम्पी को टेरेस पर चढ़कर हंगामा मचाए ज्यादा दिन नहीं हुए थे और उसकी चर्चा मुकम्मल विले पार्ले में हो गई थी। बिल्डिंग के चौकीदार से पता लगा कि आज रिम्पी का बर्थडे है और टेरेस पर उसकी पार्टी चल रही है। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए काले खां ने कहा था, तेरे अनुमान की तो यही हवा निकल गई। आज इस रिम्पी का बर्थडे है और आज पूर्णिमा नहीं है। क्या कहता है? आजकल हिंदुस्तान में जन्मदिन नहीं बल्कि बर्थडे मनाए जाते हैं जनाब। जन्मदिन मनाए जाते तो हिंदी कैलेंडर के मुताबिक मनाए जाते। बर्थडे इंग्लिश कैलेंडर से मनते हैं। इस हिसाब से ढूंढो तो न अमावस्या का कोई पता लगेगा और न ही पूर्णिमा का। लिफ्ट में दाखिल होते काले खां ने व्यंग किया, जबकि तेरी डायन तो हिंदी कैलेंडर के मुताबिक चलती है। पुराने जमाने की है ना। हंसते हुए राजपाल ने उसके व्यंग का उसी के रूप में जवाब दिया और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। जिस वक्त वो टेरेस पर पहुंचे उस वक्त केक काटा जा चुका था। सभी तालियां बजा रहे थे। बच्चे विशेष रूप से खुश थे। वहां इमरान हाशमी को देखकर दोनों चौंक पड़े, मगर अगले ही पल राजपाल ने कहा था, वो इमरान नहीं अंगद है। पर सवाल ये है कि वो यहाँ क्यों है? काले खां ने बड़बड़ाते से अंदाज में कहा था, पहुंच कैसे गया? रिम्पी से उसका क्या ताल्लुक? या वो भी हमारी तरह अखबार पढ़ने के बाद ये जानने आया है कि कहीं ये उसके सपने वाली रिम्पी तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है सर, लेकिन कहाँ अटक गया राजपाल? सर, उधर उधर देखिए। अपने चेहरे पर आश्चर्य और खौफ के भाव लिए राजपाल एक खास दिशा में देख रहा था। किधर? कहते हुए काले खां ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी निगाह भी उसी चेहरे पर जा टिकी जिस पर राजपाल की टिकी थी। वो चेहरा नंदिनी का था। ये वही है सर, ये वही है। राजपाल बेहद उत्तेजनात्मक अंदाज में बोला था। वही माथा, वही आंखें, वही भवें, वही नाक और वही होठ। ये शालू ही है सर। कंट्रोल में रह राजपाल, कंट्रोल में। काले खां ने दांत भींच कर कहा था, पागल हो गया है क्या? तुझे उठते बैठते नाचते गाते चारों तरफ शालू ही शालू दिखने लगी है। जरा गौर से देखिए तो सही सर, खास तौर से उसकी आंखों को और भवें, वही कमानीदार। ऐसे नाक कान आंख और भवें बहुत सी लड़कियों के हो सकते हैं, उसका पूरा चेहरा नहीं बन पाया था। मुझे तो सेम टू सेम लग रही है सर। मुझे मालूम है कि तू कितना टैलेंटेड है। काले खां ने पुनः धीमी आवाज में कहा था, और अब चुप हो जा। देख, तालियां बजाना छोड़कर सब हमारी ही तरफ देख रहे हैं। उत्तेजनावश राजपाल ने अपने प्रारंभिक शब्द कहे ही इतनी जोर से थे कि शब्द भले ही किसी के कान में न पहुंच सके हो, मगर उसकी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उधर अंगद भी काले खां और राजपाल को वहां देखकर चौंका था। कुछ देर के लिए दृश्य फ्रीज हो गया था। फिर सबसे पहले उसे रिम्पी की आवाज ने तोड़ा। यहाँ पुलिस क्यों आई है इमरान? अभी मालूम करता हूँ। अंगद के दिमाग ने तुरंत काम लिया और बच्चों की भीड़ को चीरता काले खां के करीब पहुंचता हुआ हाथ बढ़ाता बोला, यहाँ मुझे इमरान हाशमी कहते हैं ऑफिसर। काले खां जैसे खेले खाए शख्स के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि रिम्पी के टेरेस से कूदने की धमकी ने उसके पेरेंट्स को विवश किया होगा। इमरान को तो वो बेचारे ला नहीं पाए होंगे, सो अंगद को इमरान बनाकर रिम्पी को दिल बहलाने के लिए यहाँ उसे ले आए। राजपाल की नजरें क्योंकि अभी भी नंदिनी दास के फेस पर ही चिपकी थीं, इसीलिए अंगद बोला, आप किधर देख रहे हैं सर? हाँ। राजपाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस बच्ची की खातिर मैं यहाँ इमरान हूँ, अंगद ने धीमे स्वर में कहा। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हमारी तरह तुमने भी रिम्पी के बारे में अखबार में पढ़ा था? काले खां ने भी धीमे स्वर में पूछा। नहीं। फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? लंबी कहानी है सर, आराम से बताऊंगा। वो कौन है? काले खां ने भंवों से नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। अंगद ने संक्षिप्त जवाब दिया, नंदिनी। कौन नंदिनी? रिम्पी के पड़ोस में रहती है। कब से? 3 दिन से।
सिर्फ 3 दिन से? ये वाक्य काले खां और राजपाल के मुंह से एक साथ निकला। उनकी नजरें मिली, जैसे दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहती थीं, मगर उनमें से कोई कुछ बोला नहीं। इसमें चौंकने की क्या बात है? अंगद ने पूछा। काले खां ने उसके सवाल पर ध्यान दिए बगैर पूछा। उसके घर में और कौन कौन है? मैं भी पहली बार ही आज उससे मिला हूं, इसीलिए उसके खानदान के बारे में नहीं जानता। पर हमें जानना पड़ेगा। क्यों? लंबी कहानी है, आराम से बताएंगे। कहने के तुरंत बाद काले खां नंदिनी की तरफ बढ़ गया था। उसके नजदीक पहुंचकर पूरी बेबाकी से बोला, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मोहतरमा। किस बारे में? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। आप ही के बारे में। मेरे बारे में? पुलिस कुछ बात करना चाहती है। क्यों? उसकी कमान जैसी भौं में थोड़ा सा खिंचाव नजर आया। वो सब बाद में। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहां से पहले, यानी 3 दिन से पहले आप कहाँ रहती थी? यानी इमरान ये बता चुका है कि मैं इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 606 में 3 दिन पहले ही रहने आई हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहीं भी नहीं रहती थी, उसने अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ कहा था। हवाओं से पैदा हुई हूं मैं। क्या मतलब? काले खां की भ्रुकुटी तनी। जिस अक्खड़पन से आपने आते ही मुझसे ये सवाल किया है, उससे तो यही जवाब निकलता है। ऐसा कहते वक्त भी वो मुस्कुरा रही थी। आपने तो आते ही मुझसे ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई अपराधी हूं। क्या एक शरीफ लड़की से बात करने का यही तरीका है? शायद इसीलिए पुलिस बदनाम है। काले खां थोड़ा सकपकाया, फिर संभल कर बोला, चलिए मान लेता हूं, मेरा तरीका थोड़ा जल्दबाजी भरा था। मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप बताइए, किस तरह की जाए? मुझसे ही क्यों? मतलब, यहाँ इतने लोग हैं, उनमें से आपने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि आपकी शक्ल किसी से मिलती है। किससे? अभी नहीं बताया जा सकता। वजह? पुलिस जिससे पूछताछ करती है, उसे वजह बताने के लिए बाध्य नहीं होती। काले खां का लहजा कड़क था। उसके इस जवाब पर नंदिनी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, रिम्पी का बर्थडे क्यों खराब किया जाए? नीचे फ्लैट में बैठकर बातें करते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। काले खां ने कंधे उचकाए। आइए। कहने के साथ वो लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। काले खां तुरंत अपने कदमों को हरकत न दे सका। इसमें कोई शक नहीं कि नंदिनी एक कयामत खेज लड़की थी। जब वो मटकती हुई लिफ्ट की तरफ जा रही थी, तो काले खां की आंखें उसके उभरे हुए और थरथरा रहे नितंबों पर स्थिर थीं। इस बीच राजपाल ने अंगद से पूछा था, तुमने मालूम किया? क्या ये वही रिम्पी है? क्या इसका जन्म पूर्णिमा को ही हुआ था? इस बात की याद आते ही अंगद के सारे जिस्म में बर्फीली लहर दौड़ गई थी। वो जवाब देना चाहता था, मगर जुबान कुछ ऐसी ऐठी कि मुंह से शब्द न फूट सके। सो हाँ में गर्दन हिलाकर रह गया। ये क्लियर होते ही राजपाल के सारे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। बड़ी तेजी से लपक कर वो काले खां के नजदीक पहुंचता उत्तेजनात्मक अंदाज में बोला, सर सर। हाँ? काले खां नंदिनी के नितंबों से बाहर आ गया। मैंने पता लगा लिया सर, वो रिम्पी यही है। पूर्णिमा की रात को ही पैदा हुई थी। देख लीजिए, मैंने कहा था ना। किसने बताया? अंगद ने। काले खां उसकी तरफ देखता रह गया, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि राजपाल की बातों का क्या मतलब है। फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ बोला, एक बात और सर। उसने काले खां का बाजू पकड़ा। काले खां झल्लाया, क्या है? पूछताछ करते वक्त उसकी आंखों में आंखें न डालना। क्यों? डायने हिप्नोटिज्म जानती हैं। काले खां का दिल पहली बार थर्राया था। लिफ्ट में पहुंच चुकी नंदिनी ने पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा था, कम ऑन ऑफिसर, चल। कहने के बाद काले खां लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद लिफ्ट छठी मंजिल की तरफ सरक रही थी। नंदिनी के साथ सफर कर रहे राजपाल के चेहरे पर खौफ के बादल मंडरा रहे थे।
लिफ्ट छोटी थी, इसीलिए वो लगभग एक दूसरे से टच हुए खड़े थे। राजपाल बार बार खुद को नंदिनी के भरे भरे गोल और गोरे बाजू से दूर करता था, पर वो फिर टच होने लगता था। ये सोच सोच कर उसके होश उड़े जा रहे थे कि कहीं ये डायन जानबूझकर ही तो ऐसा नहीं कर रही है, जबकि काले खां की आंखें उसके उभरे हुए हाहाकारी उभारों पर स्थित थीं और नथुनों में घुस रही थी नंदिनी के जिस्म से निकलकर मदहोश कर देने वाली खुशबू। काले खां अपने जीवन में हजारों नहीं तो सैकड़ों लड़कियों से तो मिला ही था, मगर वैसी फीलिंग्स कभी नहीं आई थी जैसी नंदिनी को अपने आसपास महसूस करके आ रही थी। जाने क्यों उसे ये एहसास हो रहा था कि वो उसकी तरफ खिंचता जा रहा है। वो उसके पीछे पीछे सम्मोहन की सी अवस्था में उसके फ्लैट में पहुंचा था। उसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू उसे बहुत अच्छी लग रही थी, जबकि उसने उन्हें अपने ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठाने के बाद सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछा था, क्या लेंगे? भले ही अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन काले खां ने हिम्मत करके रूखे स्वर में कहा, हम यहाँ कुछ लेने नहीं, ये पूछने आए हैं कि यहाँ से पहले आप कहाँ रहती थीं? फिर वही बेताबी। नंदिनी माहौल को खुशगवार कर देने वाले अंदाज में हंसी थी। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या ऑफिसर? हालांकि नंदिनी की हंसी इस कदर खनकदार थी कि जो किसी भी पुरुष के दिल में घंटियां बजा सकती थी, पर राजपाल को ऐसी लगी जैसे कब्रिस्तान में चुड़ैल हंसी हो। पर वो कुछ बोला नहीं, बस चेहरे पर खौफ लिए नंदिनी की तरफ देखता रहा। काले खां जब किसी से पूछताछ करता था तो सामने वाली की वैसी बातें नहीं सुनता था जैसी नंदिनी कर रही थी, लेकिन उसकी सह रहा था। काले खां ने खुद को खंगाला, लगा कारण शायद उसका सौंदर्य है, फिर भी लहजे को रूखा ही बनाए रखे बोला, जवाब दीजिए मोहतरमा, यहां से पहले आप कहाँ रहती थीं? जहन्नुम में। राजपाल को झटका सा लगा। कहाँ? काले खां के मुंह से यही एक शब्द निकला, जहन्नुम में रहती थी मैं। आप पुलिस वालों से मजाक कर रही हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। एकाएक वो सीरियस नजर आने लगी थी। करीब 150 साल पुरानी वो बिल्डिंग जहन्नुम ही तो थी, जिसमें रहने वाले वर्षों से नगर निगम से ये शिकायत कर रहे थे कि उसकी मरम्मत करा दी जाए, वरना वो किसी भी दिन गिर जाएगी और जान माल का भारी नुकसान होगा। मगर नगर निगम ने एक न सुनी और एक दिन वही हुआ। बिल्डिंग गिरी और उसमें रहने वालों की जान माल का नुकसान हुआ? काले खां ने उसका आशय समझते हुए कहा, आप समझदार हैं, कम भी कहा जाए तो ज्यादा समझ लेते हैं। जब उसने ऐसा कहा तो काले खां समझ न सका कि ये बात व्यंग में कही गई है या सामान्य लहजे में। कितने लोग मारे गए उस हादसे में? सब, मेरे अलावा सब। मतलब? मेरा मतलब उस बिल्डिंग में रहने वालों से है, कोई नहीं बचा। अगर उस बिल्डिंग में किसी चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा होगा तो वो भी नहीं, सब ऊपर वाले को प्यारे हो गए। फिर आप कैसे बच गईं? मैं काले कौवे खाकर पैदा हुई हूं। क्या? राजपाल के मुंह से हकलाहट भरा शब्द निकला। जिसे बड़ी मुश्किल से मौत आती है उसके बारे में ऐसा ही कहा जाता है। देख लो, उस बिल्डिंग में रहने वाले सब मर गए, मगर मैं नहीं मरी, अभी तक जिंदा हूं। पर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि उस वक्त मैं उस बिल्डिंग में थी ही नहीं। उसने अपने शब्दों पर जोर दिया। मैं नहीं थी, यानी वो नहीं थी जो अपने फ्लैट से बाहर कभी निकलती ही नहीं थी। मुझ कमबख्त को भी उसी रात निकलना था। काले कौवे खाकर पैदा हुई हूं ना। क्या वहां आपकी फैमिली भी थी? भरी पूरी, बड़ी बड़ी आंखों में आंसू नजर आए, पर राजपाल को लग रहा था कि इन आंसुओं को उसने जबरदस्ती अपनी आंखों में आमंत्रित किया है। कौन कौन था आपकी फैमिली में? मम्मी, पापा और एक छोटा भाई। सब मारे गए? काले खां ने पूछा। ऐसा मत कहिए। उसके आंसू आंखों से कूदकर कपोलों पर लुढ़कने लगे थे। ये कहिए, कोई नहीं बचा। ऐसा कोई नहीं बचा ऑफिसर जिसे मैं अपना कह सकूं।
कब की बात है ये? 5 ही दिन तो हुए हैं। कहाँ की बात है? बिहार के दरभंगा की। हाँ, याद आया। मैंने अखबार में पढ़ा था कि दरभंगा में 150 साल पुरानी एक बिल्डिंग गिरी और उसमें रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये हादसा रात के 2 बजे हुआ था। अच्छा हुआ आपको याद आ गया, ना आता तो पता नहीं और क्या क्या सवाल पूछते। पर आप रात के 2 बजे कहाँ गई थीं? शमशान। शमशान? काले खां हकला गया, जबकि राजपाल की तो घिघी ही बनने को तैयार थी। डरिए मत, मैं चुड़ैल या डायन नहीं हूं। मैंने कब कहा वो? लेकिन रात के 2 बजे आप शमशान में क्या करने गई थीं? मेरा काम ही कुछ ऐसा था, बल्कि है। क्या काम है आपका? मैं अघोरियों पर रिसर्च कर रही हूँ, उन पर जो काला जादू की विद्या में पारंगत होने की कोशिश करते हैं। सुना है कि अमावस्या की रात को वो लोग शमशान में मुर्दे के ऊपर बैठकर घोर तपस्या करते हैं। ऐसे ही किसी अघोरी की तलाश में गई थी। मिला? उसने होंठ सिकोड़कर इनकार में गर्दन हिलाई। मिल जाता तो क्या करती? अरे, आप इतना भी नहीं समझे। इंटरव्यू लेती उसका, पूछती कि वो लोग ऐसा कैसे करते हैं, क्या उन्हें विश्वास है कि इस तरह वो काला जादू सीख जाएंगे। खैर, कोई बात नहीं, अमावस्या तो हर महीने आती है। दरभंगा का शमशान न सही, मुंबई का सही, कोई तो मिलेगा। ये काम तो सारे हिंदुस्तान में होता है। आपका और कोई नाते रिश्तेदार? नहीं है। यहाँ कैसे आई? ट्रेन से। मेरा मतलब है मुंबई ही क्यों आई? जो घर से भागता है या जिसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता, वो अक्सर मुंबई की तरफ ही लपकता है। शायद इसीलिए मैं भी यहाँ आ गई। दिमाग में बस यहीं आने का ख्याल आया। यानी यहाँ भी आपका कोई नाते रिश्तेदार नहीं है? जब पूरी दुनिया में ही नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ आने वाले ज्यादातर फिल्म लाइन ज्वाइन करने आते हैं। आ ही गई हूं तो मैं भी ट्राई मार लूंगी। शक्ल सूरत तो माशाअल्लाह आप देख ही रहे हैं, खुदा ने पूरी दरिया दिली से बख्शी है। उसी लालच में इमरान हाशमी पर लाइन मार रही थी, मगर बुरा हो उस तरुणा का जो ऐन वक्त पर दाल भात में मूसल चल बनकर कूद पड़ी। खैर, मैंने हार मानना नहीं सीखा, प्रयास तो जारी रखूंगी। और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो हीरोइन बन ही जाऊंगी। नाते रिश्तेदार ना सही, काले खां कोई सूत्र ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरभंगा में तो अभी भी आपके कई परिचित होंगे। उसने फिर होंठ सिकोड़कर इनकार में गर्दन हिलाई। ऐसा क्यों? जहां आप बचपन से रही थी वहां। बचपन की सखी सखाओं को छोड़ो, वो थे, मगर वक्त के साथ तितर बितर हो गए। पता नहीं अब कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। 5 साल से तो मैं अपनी ही रिसर्च में लगी हूँ, और ये काम ऐसा है जो किसी से मिलने जुलने का समय ही नहीं देता। वैसे भी किसी के साथ फालतू में बैठकर गप्पे लड़ाना मेरी आदत कभी नहीं रही। कमरा बंद करके अपने काम में मशगूल रहती थी। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास अपने मम्मी पापा और भाई तक से बात करने का समय भी नहीं होता था। रिसर्च वर्क का मतलब तो आप समझते हैं ना, इंसान को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। तो अब तक तो आपने अपनी रिसर्च से कनेक्टेड काफी सामग्री इकट्ठी कर ली होगी। ओह, वो ऐसे तिलमिलाई थी जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया ऑफिसर। मतलब? उस इंसान के बारे में सोचिए जिसकी 5 साल की मेहनत पर पलक झपकते ही पानी फिर गया हो। मैं समझा नहीं। मेरे सारे नोट्स भी उसी बिल्डिंग में दफन हो गए। काले खां हक्का बक्का रह गया। ये कमबख्त तो हाथ ही नहीं रखने दे रही थी। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ रही थी जिसके बेस पे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। खैर, नंदिनी ने आंखें बंद करके ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है कि जब उसका कोई बंदा कोई महान काम करने की ठानता है तो वो उसकी परीक्षा लेता है। शायद परीक्षा ही ली है उसने मेरी, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। दोबारा से मेहनत करके नोट तैयार करूंगी। अपनी रिसर्च के जरिए ये तो मैं दुनिया को बताने के बाद ही मरूंगी कि काले जादू की विद्या में पारंगत होने के बाद ये अघोरी लोग
आखिर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एकाएक काले खां ने फ्लैट का अवलोकन करने के से अंदाज में कहा, इसका किराया करीब 50,000 रुपए तो होगा ही। फर्नीचर सहित 60,000। काले खां ने तुरंत इस तरह कहा जैसे अब नंदिनी उसकी पकड़ में आ गई हो। हर महीने इतने पैसे आपके पास कहां से आएंगे? उसकी चिंता नहीं, मेरे पास पापा का एटीएम है और उनके खाते में अभी करीब 50 लाख का बैलेंस है। जब तक वो खत्म होगा तब तक कोई ना कोई और जुगाड़ हो जाएगा। जब इतना बड़ा देश जुगाड़ से चल रहा है तो मेरी तो औकात ही क्या है। आपके फादर क्या करते थे? हादसे से केवल 1 महीने पहले सीडीए से रिटायर हुए थे। जाने कितने फंड वंड होते हैं, उन सबके मिल मिलाकर इकट्ठे पैसे मिले थे जिन्हें उन्होंने बैंक में डाल रखा था। मगर अब उसकी आंखों में फिर नमी नजर आई। अब तो लगता है कि वो सारी रकम उन्हें मेरे लिए ही मिली थी। उन बेचारों की किस्मत में अपनी कमाई का कुछ भी न था। कुदरत भी क्या क्या करिश्मे दिखाती है। आप ये कहना चाहती हैं कि घर से निकलते वक्त उन्होंने एटीएम आपको दे दिया था रात के 2 बजे? कहना नहीं चाहती, बल्कि कह चुकी हूं। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना वो भी बिल्डिंग के मलबे में ही गर्द हो जाता और मैं यहां न पहुंच पाती। दरभंगा में ही कहीं किसी फुटपाथ पर पड़ी होती। आप रात के 1 या 1:30 बजे घर से निकली और आपके फादर ने आपको एटीएम दिया। बात कुछ समझ में नहीं आई। जब समझने की कोशिश ही टेढ़े तरीके से कर रहे हो तो बात आपकी समझ में आ भी कैसे सकती है? मतलब? आपसे किसने कहा कि मैं रात के 1-1:30 बजे घर से निकली थी? उसने काले खां की आंखों में आंखें डाली। काले खां को राजपाल की हिदायत याद आ गई, सो आंखों को उसकी आंखों की मिलावट से बचाता हुआ बोला, 2 बजे बिल्डिंग गिरी, आप उस वक्त उसमें नहीं थी। इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 या 1:30 बजे वहां से निकली होंगी। मतलब मत निकालो ऑफिसर। जब मैं आपके हर सवाल का सीधा सपाट जवाब देने के लिए उपलब्ध हूं तो मतलब क्यों निकाल रहे हैं? सीधे सीधे पूछो कि मैं घर से कितने बजे निकली। कितने बजे निकली? 9:30 बजे। शमशान में तो आपको बीच रात में पहुंचना था, फिर इतनी जल्दी घर से क्यों निकली? घर वालों को ये बताकर थोड़ी निकलना था कि मैं शमशान जा रही हूँ। ये बताकर निकलती तो क्या आप समझते हैं कि वो निकलने देते? हरगिज नहीं। कोई माँ बाप अपनी औलाद को, वो भी जवान लड़की को, रात के वक्त शमशान के लिए नहीं निकलने दे सकते। पर आपकी बात तो अलग है। जब उन्हें ये पता था कि आप अघोरियों पर रिसर्च कर रही हैं तो क्यों नहीं निकलने देते? फिर वही, मतलब निकाल लिया आपने। मैंने ये कब कहा कि उन्हें मेरे अघोरियों पर रिसर्च करने के बारे में मालूम था? तो उन्हें क्या मालूम था? ये कि मैं इस विषय पर रिसर्च कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में रेप की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं। ऐसे वो क्या कारण है जिनकी वजह से इंसान हैवान और शैतान में बदल जाता है। वो बड़े खुश थे कि उनकी बेटी एक ऐसे विषय पर रिसर्च कर रही है जो जब देश के सामने आएगी तो देश का बहुत भला होगा। यानी आपने अपने माँ बाप से झूठ बोल रखा था? मजबूरी थी। मगर मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। अच्छा काम? समाज की भलाई के लिए ही तो मैं इस बात पर रिसर्च कर रही हूँ कि काला जादू सीखने के बाद अघोरी लोग उसके इस्तेमाल से क्या क्या बुरे काम करते हैं। जब समाज को ये सब पता लग जाएगा तो वो उनके दुष्कर्मों की काट ढूंढ लेंगे। काले खां ने गहरी सांस ली। पूछा, तो आप कितने बजे घर से निकली? 9:30 बजे। कहाँ गई? पिक्चर देखने। कौन सी? डर्टी पिक्चर। वाकई बहुत डर्टी थी। आपने अपने माँ बाप को बता दिया था या झूठ बोला था? इस बारे में भला झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? साफ साफ बताकर घर से निकली। माँ बाप तो बेचारे ये सोचकर खुश हो गए कि आज बेटी को कम से कम अपने मनोरंजन के बारे में तो सूझा, वरना 24 घंटे कमरे में ही बंद रहती है। खुश होकर ही तो पापा ने मुझे ये कहते हुए अपने हाथ से एटीएम दिया था कि इसे ले जा बेटी, दिल खोल कर खर्च करना। उसके बाद फिल्म 12:30 बजे छूटी।
फिर मैंने सीधा शमशान घाट का रुख किया। बहरहाल अघोरियों की तपस्या का वही समय होता है, मगर वहां कोई मिला ही नहीं। बैड लक। फिर रात के 2 बजे तक क्या करती रही? 2 नहीं, 3 बजे तक। मैं वहां से 3 बजे लौटी। मैंने पूछा, क्या करती रही? आपको खुद ही समझ लेना चाहिए कि 3 बजे तक किसी अघोरी को तलाश करने के अलावा और मैंने क्या किया होगा। थक हार कर काले खां ने सीधे सीधे पूछा, क्या आप मुझे कोई ऐसा सूत्र दे सकती हैं जिससे पुष्टि हो सके कि आप वही हैं जो आप खुद को बता रही हैं? बात इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि मेरी समझ में नहीं आई। क्या आपके पास अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड है? सब थे, मगर उस बिल्डिंग के मलबे में सब दफन हो गए। फिर मैं कैसे मान लूं कि आप ही हैं? आपके सामने विराजमान हूं। मेरा ये मतलब है कि आपको कोई ऐसा प्रूफ पेश करना चाहिए जिससे साबित हो सके कि आपका नाम नंदिनी ही है। भला नाम क्यों गलत बताऊंगी मैं? उस बात को छोड़िए। उस हादसे के बाद मेरे पास तो खुद को खुद साबित करने वाला कोई प्रूफ है नहीं। आपने जितने सवाल किए, मैंने बगैर लाग लपेट के सबका सीधा सपाट जवाब दिया। सारी कहानी आपके सामने है। उसने चेतावनी देने जैसे लहजे में कहा था, अब अगर आपके हाथ ऐसा कोई प्रूफ लगे जो मुझे नंदिनी दास साबित कर सके तो मुझे भी जरूर सप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। भविष्य में ऐसी कोई पेचीदगी खड़ी नहीं होगी जैसी इस वक्त खड़ी हुई है। अगर ये कहा जाए तो जरा भी गलत न होगा कि काले खां का दिमाग झन्ना उठा था। उसे किसी ऐसे सवाल की तलाश थी जिसके जवाब से ये साबित हो सके कि सामने बैठी लड़की वो नहीं है जो खुद को बता रही है। मगर दिमाग ऐसा सवाल नहीं उगल रहा था। उसे लग रहा था कि जितने सवाल पूछ सकता था पूछ चुका हूं। इसीलिए एक झटके से उठा और बोला, मेरा नाम भी काले खां है। साबित करके रहूंगा कि तुम वो नहीं हो जो खुद को बता रही हो। अरे अरे, हैरानी प्रकट करती हुई वो भी उठी। अचानक क्या हो गया आपको? आपको ये साबित करके क्या मिल जाएगा कि मैं नंदिनी नहीं हूं? और कम से कम ये तो बता दीजिए कि मैं खुद को वो क्यों बताऊंगी जो नहीं हूं। काले खां के सामने उतने चालाक लोग ज्यादा देर नहीं ठहर पाते जितनी चालाक तुम बन रही हो। म, मैं मैं क्यों कोई चालाकी करूंगी? उसने मासूमियत के साथ कहा। मैंने कोई जुर्म किया है क्या? बताऊंगा, जल्दी ही ये भी बताऊंगा कि तुमने क्या जुर्म किया है। कहने के बाद वो तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा और हवा के झोंके की तरह बाहर निकल गया। राजपाल भी उसके पीछे खिंचा चला गया। वो तो जाने कब से इस डायन के सामने से हटने की फिराक में था। नंदिनी ने ऊंची आवाज में कहा था, कम से कम ये तो बता जाइए कि मेरी शक्ल किससे मिलती है। अब तो मेरे अंदर भी अपनी हमशक्ल से मिलने की तमन्ना जाग उठी है। मगर उन दोनों में से कोई भी नहीं रुका था। किस नतीजे पर पहुंचे सर? जीप के नजदीक पहुंचकर राजपाल ने सवाल किया। काले खां ने कहा, बड़ी चालाक लड़की है। लड़की नहीं, डायन। काले खां ने घूर कर देखा। तू नहीं मानेगा। जब आप ही नहीं मान रहे तो मैं क्यों मानूं? क्या मनवाना चाहता है मुझसे? क्यों चालाक लगी वो आपको? क्या स्टोरी पढ़ी है कमबख्त ने। अपना पूरा अतीत ही गायब कर दिया। ऐसा एक भी पॉइंट देने को तैयार नहीं है जिसके आधार पर वो साबित की जा सके कि वो नंदिनी है। वही तो सर। राजपाल ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वही तो कहना चाहता हूं मैं। अतीत उनका होता है जो पहले से कहीं होते हैं, क्योंकि इसका अतीत है ही नहीं। इसीलिए ऐसी स्टोरी पढ़ी जिससे साबित हो सके कि इसके साथ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण उसके पास खुद को नंदिनी साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है। 5 दिन पहले दरभंगा में सचमुच एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें रहने वाला कोई नहीं बचा। इसी का फायदा उठाकर इसने स्टोरी पढ़ ली, जबकि मेरा दावा है कि वो इसमें कभी नहीं रहती थी। शालू भी तो एक ऐसी ही चीज थी। इसका भी तो कोई अतीत नहीं खोज पाया। 15 दिन पहले वो अचानक प्रकट हुई और अंकुर को लेकर गायब हो गई। न उसका कोई पता ठिकाना हाथ लगा है,
और न ही कोई फोटो। चित्र बनवाने की कोशिश की तो नतीजा तो आप देख ही चुके हो। क्या तू ये कहना चाहता है कि नंदिनी शालू ही है? 100% सर। आप इसकी शक्ल भूल रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि आंख, नाक, होंठ सब उसी से मिलते हैं। और आपने देखा वो कितनी खूबसूरत है। क्या आपने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखी है? मेरा दावा है कि नहीं देखी होगी। नॉर्मल लड़कियां इतनी खूबसूरत होती ही नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डायने ही होती हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का रूप धारण कर सकती हैं। तभी तो धनपत शालू पर इतना लट्टू हो गया कि उसका पता ठिकाना जाने बगैर नौकरी दे दी। वो 15 दिन में अपना मकसद पूरा करके ले गई और अब वही यहाँ नंदिनी के नाम से प्रकट हुई है। अभी केवल 3 दिन हुए हैं। पूर्णिमा 11 दिन दूर है। तब तक रिम्पी को भी वो अपनी उतनी ही दीवानी बना लेगी जितना अंकुर शालू का था और उसे लेकर गायब हो जाएगी। तू ठीक कहता है, पर ये पता लगाने के लिए क्या करें कि वो शालू है या नहीं? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। राजपाल ने इस तरह कहा जैसे पहले ही से सोचे हुए था। हमें फौरन से पहले फोन करके धनपत को यहाँ बुला लेना चाहिए। नंदिनी को उसे दिखाना चाहिए। गुड, वेरी गुड। ये शब्द कहते वक्त काले खां को ये सोचकर अपनी बुद्धि पर तरस आया कि ये सीधी सी बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। तब तक हम यहीं डटे रहते हैं ताकि वो कहीं निकल न जाए और धनपत को बुला लेते हैं। ठीक है। काले खां ने मोबाइल निकाल लिया था। बेल बजते ही धनपत ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर काले खां का नाम देखकर कॉल रिसीव करता हुआ बोला, इसका मतलब कमिश्नर साहब ने तुमसे बात कर ली है। कमिश्नर साहब ने? मतलब? काले खां की आवाज उभरी। मैं अभी अभी उन्हीं से मिलकर आया हूं इंस्पेक्टर। मैंने उनसे तुम्हारी शिकायत की है। कहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मेरे बेटे के कातिल को पकड़ पाओगे, इसलिए। उसे छोड़ो, काले खां ने उसकी बात काट कर कहा, और जितनी जल्दी हो सके विले पार्ले पहुंचो। विले पार्ले? धनपत के मुंह से निकला। क्यों? मुझे लगता है कि मैं कातिल के बहुत करीब हूं। करीब? तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? धनपत की आवाज में उत्तेजना मिक्स हो गई थी। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत? मैं समझा नहीं। मेरी जरूरत क्यों है? हमारे पास बातों में गंवाने के लिए वक्त नहीं है। वो निकल गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। कौन? किसके निकल जाने की बात कर रहे हो? शायद शालू। क्या तुमने शालू को पकड़ लिया है? उफ, समझ क्यों नहीं रहे हैं धनपत जी? हम तब तक उस पर हाथ नहीं डाल सकते जब तक कंफर्म न हो जाए कि वो शालू ही है। हमने शालू को नहीं देखा, आपने देखा है। आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। जैसे ही आप कहोगे कि वो शालू है, हम उसे। मैं आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। उत्तेजना की ज्यादती के कारण इस बार धनपत काले खां की बात पूरी होने से पहले ही बोलता चला गया। पूरा पता बताओ, तुम हो कहाँ? विले पार्ले वेस्ट, चंद्रलेखा बिल्डिंग। फ्लैट नंबर? उसकी चिंता मत करो, हम बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हैं। धनपत ने एड्रेस अपने जहन में नोट कर लिया और मोबाइल वापस जेब में डालने के साथ ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इस वक्त वो पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद अपने बंगले की तरफ लौट रहा था, मगर अगले नाके से रास्ता बदल दिया। विले पार्ले का रास्ता पकड़े 5 ही मिनट हुए थे कि एक बार फिर मोबाइल बजा। उसे जेब से निकालकर स्क्रीन पर नजर डाली। अननोन नंबर था। कॉल रिसीव की और ऐसा करते ही जिस्म के सभी रोए इस तरह खड़े हो गए जैसे जादू के जोर से खड़े हुए हों, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी औरत के इस तरह कराहने की आवाजें आ रही थीं जैसे वो असहनीय पीड़ा से गुजर रही हो। धनपत उस आवाज को लाखों में पहचान सकता था। शालू की आवाज थी वो। शालू। धनपत अपने मुंह से निकलने वाली इस चीख जैसी आवाज को रोक न सका था। क्या तुम शालू हो? हाँ, जैसे बड़ी मुश्किल से कहा गया हो। कहाँ है हरामजादी, कहाँ है तू? धनपत तुरंत ही आपे से बाहर होकर चीखा था। तूने क्यों मारा मेरे अंकुर को? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मैं तुझे चीर दूंगा। मैं तो वैसे ही मरने वाली हूं सर। मगर उसी तरह कराहते हुए लफ्जे में कहा गया, मरने से पहले
मैं आपको अंकुर के कातिलों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अंकुर के कातिलों के बारे में? उसे तो तूने ही मारा है। नहीं, मैंने अंकुर को नहीं मारा। मैं तो उसे खरोंच तक नहीं आने दे सकती थी। मैंने उसे बचाने की पुरजोर कोशिश की, इसीलिए उन जालिमों ने मुझे इतना मारा, इतना, कि न जाने कैसे अभी तक मेरे प्राण जिस्म में अटके हैं। उन जालिमों में से एक का फोन मेरे हाथ लग गया। उसी से आपको फोन कर रही हूँ। तू झूठ बोल रही है। मेरे अंकुर को तूने ही। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? वो आप ही का नहीं, मेरा भी बेटे जैसा था। मेरी जान अटकी हुई थी उसमें। उसे मैंने नहीं, गिरिराज और उसके साथियों ने मारा है। गिरिराज आपका कोई पुराना एम्प्लॉय है। उसने फैक्ट्री में 50 लाख की चोरी कर ली थी। आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। ये तो तेरे हमारी कंपनी ज्वाइन करने से बहुत पहले की बात है, करीब 1 साल पहले की। ये तुझे कैसे मालूम? गिरिराज और उसके साथियों की बातें सुनकर पता लगा। एक पल के लिए धनपत सोच में पड़ गया। 1 साल पुरानी घटना बड़ी तेजी से मस्तिष्क पटल से गुजरी थी। अगले पल मुंह से निकला, और क्या पता लगा तुझे? गिरिराज ने उसी खुंदक के कारण अपने साथियों की मदद से मुझे और अंकुर को किडनैप किया और अंकुर को मार डाला। तुझे क्यों छोड़ दिया? ताकि मुझे अंकुर की हत्या के इल्जाम में फंसा सके। क्या मतलब? धनपत का दिमाग घूम गया। इंस्पेक्टर काले खां और राजपाल एक नंबर के रिश्वतखोर हैं। गिरिराज से मिले हुए हैं वो। उन्होंने गिरिराज ने काले खां को मोटी रकम दी। मुझे गिरिराज और उसके साथियों की बातों से पता लगा कि काले खां ने ही आपके दिमाग में ये बैठाने की कोशिश की कि अंकुर की हत्या मैंने की है। धनपत की खोपड़ी चकर घिन्नी बननी शुरू हो गई थी। फिर भी सवाल किया, वो ऐसा क्यों करेगा? खुद को बचाने के लिए। गिरिराज की स्कीम ये है कि काले खां से मिलकर जब वो मुझे अंकुर की हत्या के इल्जाम में फंसा देगा तो उसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और स्कीम तो इन लोगों की इससे भी आगे है, बहुत ही भयंकर स्कीम। इतना कहने के बाद पुनः कराहने की आवाज उभरी। कैसी स्कीम? ये ये लोग आपको भी मारने वाले हैं। मुझे? धनपत के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे क्यों? अंकुर को मारकर गिरिराज की खून की प्यास पूरी तरह नहीं बुझी है। उसका कहना है कि उसके अपमान का बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक धनपत इस दुनिया में सांसें ले रहा है। इधर आपने काले खां की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की होगी। कमिश्नर का फोन मेरे सामने ही काले खां के पास आया। उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसके कारण काले खां भी आपसे चिढ़ गया है सर। उसने आपको विले पार्ले में बिल्डिंग के नीचे बुलाया होगा, जिसके एक फ्लैट में इस वक्त मैं कैद हूं। धनपत के सारे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। आवाज के साथ हकलाहट बाहर निकली। तो तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उनके बीच मेरे सामने ही तो सारी बातें हुई हैं। वो मुझे बेहोश समझ रहे थे, जैसा कि बता चुकी हूँ। काले खां के मोबाइल पर जब कमिश्नर साहब का फोन आया तो गिरिराज और उसके साथियों के साथ फ्लैट के इसी कमरे में था जिसमें उन्होंने मुझे बांध कर डाल रखा था। आपकी हत्या का प्लान बनाने के बाद मेरे ही सामने काले खां ने आपको बिल्डिंग के बाहर आने के लिए फोन किया। इन लोगों ने आपकी हत्या के इल्जाम में मुझे फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर तुम बंधी हुई हो तो ये फोन कैसे कर रही हो? आपकी बात से लगता है कि सर आप अभी भी मुझ पर शक कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अंकुर को मैंने ही मारा है और अब झूठ बोल रही हूँ। ये सब ऐसे लहजे में कहा गया जैसे कहने वाली जबरदस्त पीड़ा से गुजर रही हो। आप सोचिए तो सही सर कि मैं अंकुर को क्यों मारूंगी। यदि मैं झूठ बोल रही होती तो मुझे ये सब कैसे पता होता कि 1 साल पहले गिरिराज ने
आपकी फैक्ट्री में चोरी की थी और आपने उसे पुलिस के हवाले किया था। ये कैसे पता होता कि आपने पुलिस कमिश्नर से काले खां की शिकायत की है, और ये कैसे पता होता कि काले खां ने आपको विले पार्ले की इस बिल्डिंग के नीचे बुलाया है। धनपत चुप रह गया। कहने के लिए कुछ सूझा नहीं था, और सूझा इसलिए नहीं था क्योंकि शालू की बातें जहन के सेंटर में जाकर समा गई थीं। इसमें शक नहीं कि उन बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, और जब वो उस मानसिक अवस्था में था तो दूसरी तरफ से गर्म लोहे पर चोट की गई। चलिए, कोई बात नहीं सर, भले ही मेरी बातों पर यकीन न करें, मगर प्लीज 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 सर, मेरी इतनी रिक्वेस्ट जरूर मान लीजिएगा कि वहां मत आइएगा जहां काले खां ने बुलाया है, क्योंकि 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 विले पार्ले वेस्ट की चंद्रलेखा बिल्डिंग के नीचे आपको मारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। धनपत का सारा जिस्म पसीने पसीने हो गया था। थोड़े अंतराल के बाद पूछा था उसने, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बंधी हुई हो तो फोन कैसे कर रही हो? वो लोग मुझे बेहोश समझकर कमरे से चले गए हैं। कमरा बाहर से बंद कर दिया है। किसी तरह मैंने खुद को खोल लिया है। उनमें से एक का मोबाइल यहाँ रह गया था, उसी से। कहाँ हो तुम? बता तो चुकी हूँ। फ्लैट नंबर पूछ रहा हूँ। 606। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जैसे अचानक किसी शंका से ग्रस्त होकर कहा गया हो। कहीं आप मेरी मदद करने के बारे में, मुझे बचाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल मत करना सर। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मरती हूं तो मरने दो। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। धनपत के जबड़े भिंच गए थे। जिसकी जान मेरे अंकुर को बचाने की वजह से खतरे में है, मैं उसे कैसे मरने दे सकता हूँ? थैंक यू सर, मेरी बातों पर यकीन करने के लिए। दूसरी तरफ से ऐसे अंदाज में कहा गया जैसे कहने वाली को बहुत राहत मिली हो। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो वो आपकी जान है। उससे बचाइए। भूल जाइए कि मैं इन लोगों की कैद में हूं। ऐसा नहीं हो सकता शालू। प्लीज धनपत सर। मैं उनकी नजरों से छुप कर तुम तक पहुंचूंगा। नहीं पहुंच सकते सर। वो लोग बिल्डिंग के गेट पर खड़े होंगे। मैं पीछे की तरफ से एंटर करूंगा। फिर भी आना तो सामने की तरफ ही होगा, क्योंकि मेन गेट से एंटर हुए बगैर छठी मंजिल पर नहीं आया जा सकता। धनपत सोच में पड़ गया। इस वक्त वो ये नहीं सोच रहा था कि उसे किसी किस्म का धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ तर्कपूर्ण बातें ऐसी थीं जिनके बाद उसे यकीन हो गया था कि शालू वाकई कैद में है और सच बोल रही है। इस वक्त उसके जहन में बस एक ही बात थी, ये कि किसी भी तरह शालू को गिरिराज और उसके गुंडों की कैद से निकालना है। पर कैसे? कैसे? दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा था कि दूसरी तरफ से पूछा गया, चुप क्यों हो गए सर? धनपत बस इतना ही कह सका, सोच रहा हूं। अगर आप मुझे बचाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज। मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे सर। उल्टी आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। केवल एक ही रास्ता है, ये कि बिल्डिंग के पीछे सर्विस लेन में पहुंचकर रेन वाटर पाइप के जरिए उस कमरे की खिड़की तक पहुंचा जाए जिस कमरे में मैं कैद हूं। मगर नहीं, ये नहीं हो सकता। ये काम असंभव की सीमा तक कठिन है। रेन वाटर पाइप पर बगैर कोई आहट पैदा किए छठी मंजिल की खिड़की तक चढ़ना नामुमकिन काम है। धनपत के दांत भिज गए। मेरे लिए नामुमकिन नहीं है सर। मैं एनसीसी का फर्स्ट क्लास कैडेट रहा हूं। प्लीज सर, मान जाइए। ये बेवकूफी होगी। मैं आ रहा हूं शालू। दृढ़तापूर्वक कहने के बाद धनपत ने फोन काट दिया था। अब उसके चेहरे पर जलजले के से भाव थे। अंतिम निर्णय वो ले चुका था। चंद्रलेखा बिल्डिंग के बाहर वाली रोड पर ज्यादा ट्रैफिक न था। धनपत ने भी अपनी गाड़ी सामान्य गति के साथ उसके सामने से गुजारी और स्ट्रीट लाइट के पीले प्रकाश के कारण एक ही नजर में बिल्डिंग के बाहर खड़ी न सिर्फ पुलिस जीप देख ली, बल्कि उसके बाहर खड़े काले खां और राजपाल को भी देख लिया।
काले खां ने उसी वक्त दाएं हाथ की मुट्ठी में दबी सिगरेट में जोरदार कश लगाया था। चंद्रलेखा के सामने से गुजरने के बाद उसने गाड़ी की गति कम कर ली थी, क्योंकि अब उसे उस रास्ते की तलाश थी जहां से चंद्रलेखा की सर्विस लेन में पहुंचा जा सकता हो। इस काम में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे वो सर्विस लेन मिल गई थी, जिसमें चंद्रलेखा के ही नहीं बल्कि उसके आसपास की इमारतों के भी रेन वाटर पाइप थे। धनपत ने वहीं अंधेरा कोना देखकर गाड़ी पार्क की और आने जाने वाले इक्का दुक्की राहगीरों की नजरों से बचकर लेन में दाखिल हो गया। वहां इतना अंधेरा था कि किसी के द्वारा देख लिए जाने का खतरा नहीं था। उसे उस रेन वाटर पाइप तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई, जो चंद्रलेखा के टेरेस तक चला गया था। टेरेस पर ऐसी रोशनी नजर आई जैसे किसी अन्य इमारत के टेरेस पर नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि वो रोशनी वहां चल रही रिम्पी की बर्थडे पार्टी के कारण है, और उसने उस पर कोई खास ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर टेरेस पर नहीं बल्कि छठी मंजिल की 2 खिड़कियों पर थी। और अब उसकी उलझन ये थी कि 2 में से उस कमरे की खिड़की कौन सी है जिसमें शालू कैद है। अभी वो इस उलझन से बाहर नहीं आ पाया था कि जेब में पड़ा मोबाइल घनघनाया। सर्विस लेन में सन्नाटा होने के कारण मोबाइल की घनघनाहट कुछ ज्यादा ही तीव्र लगी थी। उसने इस डर से बहुत फुर्ती के साथ जेब से मोबाइल निकालकर ऑन किया कि कहीं किसी इमारत के अंदर मौजूद कोई शख्स उसकी आवाज न सुन ले। बहुत ही धीमे स्वर में हेलो कहा। प्लीज सर, शालू की रिक्वेस्ट करती आवाज उभरी। वो बेवकूफी ना कीजिएगा, आपको मेरी कसम। धनपत फुसफुसाया, मैं सर्विस लेन में पहुंच चुका हूं। क्या बात कर रहे हैं सर? शालू की जैसे जान ही निकल गई हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत करो शालू, मुझे रस्सी और पाइप पर चढ़ने की पूरी प्रैक्टिस है। न भी होती तो मैं तुम्हें यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। धनपत धीमे मगर दृढ़ता भरे स्वर में बोला, अब मेरी प्रॉब्लम केवल ये है कि छठी मंजिल पर 2 खिड़कियां नजर आ रही हैं, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस कमरे की कौन सी खिड़की वो है जिसमें तुम कैद हो। क्या तुम कुछ कर सकती हो? मान जाइए सर, आपकी जान को। केवल उस पर ध्यान दो शालू जो मैं कह रहा हूं। धनपत ने उसकी बात काटी। क्या तुम किसी तरीके से मुझे बता सकती हो कि दोनों में से तुम्हारे कमरे की खिड़की कौन सी है? क्षणिक खामोशी के बाद इस तरह कहा गया जैसे मजबूरी में कहा जा रहा हो। मेरे पास ये मोबाइल है, खिड़की में हाथ डालकर इसकी टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ डाल सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। धनपत के लहजे में उत्साह भर गया। बातें बंद करके बस ऐसा ही करो। मुश्किल से 5 मिनट बाद मैं तुम्हारे कमरे की खिड़की पर होऊंगा। मेरी बात सुनिए सर, जो कहा है वो करो। आदेशात्मक लहजे के कहने के बाद धनपत ने फोन काट दिया। अब वो ऊपर खिड़कियों की तरफ देख रहा था। उस वक्त उसकी आंखें चमक उठी जब एक खिड़की पर सफेद रंग की लाइट की बहुत ही महीन सी रेखा नजर आने के बाद बुझ गई। मोबाइल जेब में रखने के बाद धनपत ने अपने दोनों हाथ रेन वाटर पाइप पर जमा दिए और अपना दायां पैर उठाकर पाइप की बगल में दीवार पर जमाया ही था कि जहन में विचार कौंधा। मुझे अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए। यदि ये चढ़ते वक्त बच गया और किसी ने आवाज सुन ली तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हो सकता है एक बार फिर शालू ही उससे मना करने के लिए मिला दे। सो उसने पैर और हाथ वापस खींचे, जेब से मोबाइल निकाला और बंद करने की जगह उसे वाइब्रेटर पर डाल दिया। शुरू की 2 मंजिल वो काफी तेजी के साथ चढ़ा, मगर उसके बाद न केवल हांफने लगा बल्कि थक भी गया। अब उसकी समझ में आया कि जिस काम को वो चुटकी बजाने जितना आसान समझ रहा था वो उतना आसान न था। बेशक वो अपने जमाने में एनसीसी का बेस्ट कैडेट था, लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ की बात थी। तब के मुकाबले उसकी उम्र में काफी फर्क आ गया था। किसी तरह उसने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की के ऊपर बनी छजली पर स्थापित किया और अनियंत्रित हो चली सांसों को व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगा। नियंत्रित होने के बाद अगली मंजिल की तरफ का सफर जारी किया और फिर तीसरी मंजिल की छजली पर थोड़ा सा आराम। इस तरह एक एक मंजिल वो करके चढ़ता रहा। तीसरी और चौथी मंजिल के बीच जेब में वाइब्रेशन महसूस किया। वो समझ गया कि किसी ने उसके मोबाइल पर कॉल की है, परंतु उस पर ध्यान दिए बगैर वो चढ़ता रहा।
5वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते इतनी बुरी तरह थक गया था कि लगने लगा वो एक मंजिल और नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वहां से वापस तो लौट नहीं सकता था। अतः कुछ देर सुस्ताने के बाद पुनः सफर जारी किया। मंजिल पर पहुंचने तक लग रहा था कि हाथ पाइप पर जमाए रखना मुश्किल हो रहा है, पैर दीवार से फिसलने वाले हैं। कमरे के अंदर अंधेरा था। खिड़की से मुंह डालकर उसने बहुत आहिस्ता से पुकारा था, शालू। बेवकूफ। अंदर से शालू की आवाज आई और फिर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। हवा में तैरते वक्त उसके जहन में बस एक ही लफ्ज किजबिजाया था, धोखा। उसकी चीख हवा में तैरती चली गई। हवा के परों पर परवाज करती हुई वो चीख न केवल टेरेस पर चल रही पार्टी में शिरकत कर रहे लोगों के कानों को झंझना गई, बल्कि बिल्डिंग के मेन गेट पर डटे काले खां, राजपाल, जीप के ड्राइवर और बिल्डिंग के चौकीदार को भी चौंका गई। इतना ही नहीं, धनपत के हलक से निकली चीख इतनी जोरदार थी कि न सिर्फ चंद्रलेखा में रहने वाले उछल पड़े थे, बल्कि आसपास की बिल्डिंगों में भी हलचल मच गई थी। टेरेस पर मौजूद बालिग लोगों ने तुरंत झांक कर सर्विस लेन में देखा, मगर अंधेरे के अलावा कुछ नजर न आया। पैरापेट वॉल इतनी ऊंची थी कि बच्चे उसके पार नहीं झांक सकते थे, मगर रिम्पी सहित वो सब सहमे हुए थे। इधर हड़बड़ाए हुए राजपाल के मुंह से निकला था, ये चीख कैसी थी सर? मुझे तो किसी की आखिरी चीख जैसी लगी। काले खां उसकी बात का जवाब देने के लिए वहां रुका नहीं था, बल्कि लिफ्ट की तरफ भागता चला गया। लिफ्ट में सवार होकर 6ठी मंजिल पर पहुंचा। लिफ्ट के रुकते ही दौड़कर फ्लैट नंबर 606 पर तुरंत वो बाहर की तरफ से लॉक था। काले खां बगैर देर किए आंधी तूफान की तरह सीढ़ियां लांघता टेरेस पर पहुंचा। वहां अफरा तफरी मची हुई थी। काले खां की आंखों ने बड़ी तेजी से सबको स्कैन किया। नजरें नंदिनी पर जाकर ठहर गईं। अभी वो उसकी तरफ देख ही रहा था कि अंगद ने करीब आते हुए पूछा, ये कैसी चीख थी इंस्पेक्टर? वही जानने आया हूं। मेरे ख्याल से वो तो चीख सर्विस लेन से आई थी। उत्तेजित अवस्था में ये बात तरुणा ने कही थी। काले खां ने बहुत तेजी से पैरापेट वॉल की तरफ लपका, जो 4.5 फुट ऊंची थी। सर्विस लेन में झांका, मगर वहां अंधकार और सन्नाटा था। तेजी से वापस पलटता हुआ बोला, किसी के पास टॉर्च है? मेरे पास है, नंदिनी बोली, मगर फ्लैट में। काले खां उसे घूरता रह गया। तुरंत कुछ बोल न सका था वो। थोड़ा संभल कर बोला, जल्दी ले आओ। नंदिनी दौड़ती हुई लिफ्ट की तरफ गई, मगर लिफ्ट वहां नहीं थी। काले खां फिर चीखा, सीढ़ियों से जाओ। नंदिनी पहले ही उधर का रुख कर चुकी थी। काले खां ने देखा, बड़े सस्पेंस में डूबे थे तो बच्चे सहमे हुए थे। किसी के मुंह से बोल न फूट रहा था। नंदिनी को गए आधा मिनट ही हुआ था कि लिफ्ट टेरेस पर पहुंची। उसमें से हड़बड़ाए हुए राजपाल के साथ अन्य कई लोग क्या हुआ कहते बाहर निकले, मगर बताता कौन कि क्या हुआ है। नंदिनी को टॉर्च लाने में 2 मिनट लग गए। काले खां ने उसके हाथ से टॉर्च छीनी, वापस पैरापिट वॉल की तरफ लपका और अगले पल शक्तिशाली टॉर्च का प्रकाश दायरा सर्विस लेन को खंगाल रहा था और फिर वो एक इंसानी जिस्म पर जाकर स्थिर हो गया। वहां कोई औंधे मुंह पड़ा था। उसके सिर के आसपास खून भी नजर आया। ये तो कोई आदमी है, पैरापेट वॉल पर लटके अंगद के मुंह से निकला। मगर कोई आदमी वहां कैसे पहुंचा? यहां से तो कोई नहीं गिरा, काले खां ने तेज स्वर में पूछा। सबने एक साथ कहा, नहीं। पार्टी खत्म करो, बच्चों को अपने अपने घर भेज दो। कहने के बाद काले खां तेज कदमों के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सर्विस लेन में पहुंचकर काले खां ने सबसे पहले औंधे मुंह पड़े शख्स की नब्ज चेक की। जब यकीन हो गया कि वो मर चुका है, तो राजपाल ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन करने के लिए कहा। फोन के आधे घंटे बाद पुलिस फोटोग्राफर, टेक्नीशियन और पोस्टमार्टम वाले लोग पहुंच गए। तब तक काले खां बिल्डिंग के लोगों की मदद से सर्विस लेन में रोशनी का इंतजाम करवा चुका था। उनके आने से पहले काले खां ने खुद घटना स्थल से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही किसी अन्य को करने दी, बल्कि किसी अन्य को तो लाश के नजदीक तक नहीं जाने दिया था। सबको सर्विस लेन से बाहर निकाल दिया था। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट का प्रारंभिक काम खत्म होने के बाद काले खां ने लाश सीधी की
और धनपत के चेहरे पर नजर पड़ते ही खुद उसे भी अपनी चीख को दबाने में जबरदस्त मेहनत करनी पड़ी थी। राजपाल तो चीख ही पड़ा, ये तो धनपत है सर। देख रहा हूं। काले खां बस इतना ही कह पाया। ये यहां कैसे? काले खां पर जवाब कहां, दिमाग भन्नाया हुआ था। ये बात उसकी समझ में आकर नहीं दे रही थी कि जिस धनपत को उसने मुख्य द्वार पर बुलाया था वो सर्विस लेन में कैसे पहुंच गया। गहन छानबीन शुरू की। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने सबसे नजदीक वाले रेन वाटर पाइप से निशान लेने के लिए कहा। उधर वो अपने काम में जुटा, इधर काले खां ने लाश की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला। वो वाइब्रेटर पर था। चेक किया, उसकी दोनों कॉल्स डिटेल में मौजूद थीं। एक वो जिसके जरिए उसने धनपत से चंद्रलेखा के बाहर आने के लिए कहा था, और दूसरी वो जो तब की गई थी जब काफी देर हो जाने के बावजूद धनपत चंद्रलेखा नहीं पहुंचा था। इस कॉल के जरिए वो धनपत से देरी का कारण जानना चाहता था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की थी और वो कॉल धनपत के मोबाइल में मिस कॉल के रूप में दर्ज थी। मगर इन दोनों कॉल्स के बीच 2 कॉल और थीं जो 30 मिनट के अंतराल पर एक ही मोबाइल से की गई थीं। वो दोनों कॉल रिसीव की गई थीं। जिस वक्त काले खां ये सोच रहा था कि शायद इन्हीं 2 कॉलों के कारण धनपत सर्विस लेन में पहुंचा, उस वक्त फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने कहा, मुझे पाइप से हाथों और पाइप के दोनों तरफ की दीवारों से जूतों के निशान मिल रहे हैं। जूतों के निशान मकतूल के जूतों के लगते हैं। लगता है इसने पाइप पर चढ़ने की कोशिश की थी। पता लगाओ ये पाइप पर कहां तक चढ़ा। जितनी ऊंचाई तक मैं निशान ले सकता था ले चुका हूं, उससे ऊपर के लिए मुझे सीढ़ी चाहिए। काले खां ने तुरंत पहला फोन फायर ब्रिगेड को किया, दूसरा पुलिस हेडक्वार्टर को। संबंध स्थापित होते ही उसने वो नंबर बताया जो धनपत के मोबाइल से मिला था और कहा, इसे फौरन सर्विलांस पर लगा दो। ये इमरजेंसी है। मुझे जानकारी चाहिए कि ये नंबर किसका है। जितनी जल्दी हो सके इसकी लोकेशन बताओ। दूसरी तरफ से कहा गया, लोकेशन तो बताई जा सकती है, मगर रात के इस वक्त ये नहीं बताया जा सकता कि नंबर किसका है। ये तो कल दोपहर तक ही पता चलेगा। काले खां ने ये कहकर फोन काट दिया कि फिलहाल मेरा काम इस नंबर की लोकेशन से भी चल जाएगा। फायर ब्रिगेड वाले केवल 15 मिनट में पहुंच गए। लंबी सीढ़ी लगाई गई। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने उस पर चढ़कर अपना काम शुरू किया और चढ़ता चढ़ता 6ठी मंजिल की खिड़की तक पहुंच गया। उसके ऊपर भी चढ़ा, लेकिन निशान मिलने बंद हो गए थे। नीचे उतरने के बाद उसने बताया, मकतूल 6ठी मंजिल की उस खिड़की तक गया था। काले खां अनुमान लगा चुका था कि वो खिड़की फ्लैट नंबर 606 की है। इस हकीकत ने उसके सारे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ा दी थी कि खिड़की नंदिनी के फ्लैट की थी। फिर भी धैर्यपूर्वक एक्सपर्ट से पूछा, वहां से वापसी के कोई निशान? नहीं है। इसका मतलब ये वहां से गिरा। एक्सपर्ट चुप रहा। मेरे साथ आओ। कहने के बाद काले खां तेजी से सर्विस लेन के बाहर की तरफ बढ़ गया था। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट उसके पीछे हो लिया। वो घूमकर चंद्रलेखा के प्रांगण में पहुंचे। चंद्रलेखा में रहने वाले लगभग सभी बालिग लोग वहां इकट्ठा थे। अंगद और तरुणा भी वहीं थे, पर काले खां सीधा नंदिनी के करीब पहुंचा और सपाट लहजे में बोला, मुझे तुम्हारा फ्लैट चेक करना है। मेरा फ्लैट? क्यों? सवाल बाद में, पहले वो कराओ जो मैंने कहा है। कहने के बाद वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर अचानक ही ठहर कर वहां मौजूद लोगों से बोला, मेरे लौटने तक आप सब लोग यहीं रहेंगे, कोई अपने फ्लैट में नहीं जाएगा। फिर उसने अंगद और तरुणा की तरफ देखते हुए कहा था, तुम दोनों भी नहीं। जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर वो लिफ्ट में जा घुसा। नंदिनी के पीछे राजपाल और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी था। काले खां के हुक्म पर नंदिनी ने चाबी के इस्तेमाल से अपने फ्लैट का मेन गेट खोला। काले खां सर्विस लेन की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब पहुंचा और अपनी तेज आंखों से उसका मुआयना किया। वो करीब 8 फुट ऊपर थी, यानी अच्छी खासी लंबाई का व्यक्ति भी उसके पार नहीं झांक सकता था। उस पर सिर्फ ग्रिल थी, कांच या पल्ले नहीं। काले खां ने खिड़की के नीचे का मुआयना किया। वहां कालीन बिछा हुआ था। एक्सपर्ट से कहा, मुझे खिड़की की चौखट से किसी के निशान मिलने की उम्मीद है। मैं वहां से निशान कैसे ले सकता हूं? काले खां ने कमरे में नजर दौड़ाई। एक कोने में रखा
करीब 3 फुट ऊंचा स्टूल नजर आया। स्टूल पर क्रिस्टल की बनी बुद्धा की एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। उसी पर नजरें टिकाए काले खां ने कहा, उस मूर्ति को उठाकर नीचे रख दो और स्टूल को यहां ले आओ। राजपाल फुर्ती के साथ स्टूल की तरफ बढ़ा और अभी मूर्ति को हाथ लगाने ही वाला था कि काले खां तेजी से बोला, ठहरो। राजपाल जहां का तहां जाम हो गया। पहले तुम मूर्ति और स्टूल से निशान लेने की कोशिश करो। काले खां ने एक्सपर्ट से कहा, देखो निशान मिलते हैं या नहीं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने आदेश का पालन किया, मगर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, न सिर्फ मूर्ति या स्टूल से बल्कि खिड़की की चौखट से भी। जिस वक्त वो सारी कार्रवाई चल रही थी उस वक्त नंदिनी के आकर्षक होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, और जब कार्रवाई खत्म हुई तो उसने काले खां के चेहरे पर फैली निराशा को देखते हुए पूछा था, क्या मैं जान सकती हूँ इंस्पेक्टर कि तुमने मेरे ही फ्लैट में ये छानबीन क्यों की? रेन वाटर पाइप पर चढ़ता हुआ धनपत आपकी इस खिड़की के उस तरफ तक आया था। कौन धनपत? काले खां ने अपनी आंखों को एक्सरे मशीन में तब्दील करके उसे घूरते हुए पूछा, आप नहीं जानती? बिल्कुल नहीं, नंदिनी ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था। मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं। काले खां का जी चाहा कि झपट कर नंदिनी के बाल पकड़ ले और चीख कर कहे कि मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि तू धनपत को जानती है, क्योंकि तू ही शालू है। मगर उसने ऐसा किया नहीं। खुद को काबू में रखे बोला, चलो फिलहाल मैं ही बता देता हूं। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसकी लाश सर्विस लेन में मिली है। और आप कह रहे हैं कि रेन वाटर पाइप पर चढ़ता हुआ वो मेरे फ्लैट की खिड़की तक आया? नंदिनी चौंक गई थी। वाय, उसने ऐसा क्यों किया? वही जानने के लिए इतनी कसरत कर रहा हूं। आपने मूर्ति और स्टूल से निशान तलाशने की कोशिश की, चौखट से निशान लिए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि उसे इस खिड़की से धक्का दिया गया जिसके कारण वो? लगता तो ऐसा ही है, काले खां ने दांत भींचकर कहा था। नंदिनी ने बड़ी अजीब बात कही, हो सकता है मतलब? काले खां बुरी तरह चौंका। पूछताछ करके आगे जाते ही मैं वापस टेरेस पर पार्टी में पहुंच गई थी। इस बात की पुष्टि आप पार्टी में मौजूद लोगों से कर सकते हैं कि जिस वक्त चीख की आवाज गूंजी उस वक्त मैं टेरेस पर ही थी। इस बीच मुमकिन है किसी ने मेरे फ्लैट के अंदर घुसकर वैसा किया हो जैसी आपको शंका है। फ्लैट की चाबी तो आपके पास थी। चाबियों की अहमियत तो आजकल छोटे मोटे चोरों तक के लिए कुछ नहीं रही इंस्पेक्टर। जिसने किसी का कत्ल करने की ठानी हो उसके लिए तो क्या होगी। मैं तो केवल 3 दिन से ही इस फ्लैट में रह रही हूँ, जाने इसकी डुप्लीकेट किस किस के पास होगी। काफी स्मार्ट हैं आप, काले खां ने नंदिनी को गौर से देखते हुए कहा था। और उतना ही स्मार्ट मुझे धनपत का कातिल लग रहा है, क्योंकि मूर्ति, स्टूल या चौखट में से किसी पर भी उसने अपने निशान नहीं छोड़े, जबकि मेरी पक्की धारणा है कि वो इसी खिड़की से धक्का दिए जाने के कारण नीचे गिरा और मरा। नंदिनी ने बेहिचक कहा, भले ही मैं चाहे जितनी स्मार्ट हूं, मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो शख्स जिसका नाम आप धनपत बता रहे हैं इस खिड़की तक क्यों आया। मेरे ख्याल से उसे बुलाया गया था। मतलब? काले खां ने उसे घूरा, बोला, तुम्हें जवाब क्यों दूं? नहीं देना चाहते तो ना दे। नंदिनी ने कंधे उचकाए, मैंने तो यूं ही जिज्ञासावश पूछ लिया था। आओ, काले खां ने एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए कहा और फ्लैट से बाहर की तरफ बढ़ गया। एक्सपर्ट और राजपाल पीछे हो लिए, नंदिनी भी साथ ही थी। चंद्रलेखा के प्रांगण में अभी भी भीड़ लगी हुई थी। एक पुलिस वाले ने काले खां को धनपत की कार के बारे में बताया, ये कि वो एक अंधेरे कोने में खड़ी मिली है। काले खां को उसे खंगालने की जरूरत इसीलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उसे किसी किस्म का सुराग मिलने की उम्मीद नहीं थी। सुराग के लिए उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही थी, वो थी धनपत के मोबाइल से मिला वो नंबर जिससे उसे 2 बार कॉल की गई थी। वो बेचैन सा हो उठा। उस वक्त वो ये सोच रहा था कि हेडक्वार्टर से अभी तक फोन क्यों नहीं आया कि मोबाइल गुनगुना उठा। उसने तेजी से स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल हेडक्वार्टर से ही थी। काले खां ने तुरंत रिसीव की।
दूसरी तरफ से कहा गया, विले पार्ले वेस्ट। मतलब? आपके द्वारा दिए गए नंबर की वर्तमान लोकेशन। काले खां के सारे जिस्म में उम्मीद की चिंगारियां दौड़ गई थीं। उसने पूछा, ये लोकेशन कितनी देर से मिल रही है? काफी देर से यही है, और इससे केवल 2 बार फोन किया गया है, वो भी एक ही नंबर पर। काले खां ने धनपत का नंबर बताने के बाद पूछा, इस पर? करेक्ट। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, थैंक यू। कहने के बाद काले खां ने संबंध विच्छेद किया और उत्साह से भरे शब्दों के साथ प्रांगण में मौजूद भीड़ को संबोधित करता ऊंची आवाज में बोला, सब सुने, मैं एक मोबाइल नंबर बताऊंगा। मुझे मालूम है कि वो आप ही में से किसी का है। जिसका हो वो हाथ उठा दें। भीड़ में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। काले खां ने ऊंची आवाज में एक एक डिजिट बतानी शुरू की, और जब डिजिट पूरी हुई तो नंदिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, ये मोबाइल नंबर मेरा है। सबने उसकी तरफ देखा और काले खां की आंखें तो जैसे उस पर चिपक कर ही रह गई थीं। वो अपने सारे जिस्म में रोमांच की चिंगारियों की गर्दिश महसूस कर रहा था। राजपाल आंखें फाड़े नंदिनी की तरफ देख रहा था। एकाएक काले खां ने सख्त लहजे में कहा, राजपाल। यस सर। राजपाल का जिस्म तन गया। ये ले हथकड़ी। कहने के साथ उसने अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकालकर राजपाल की तरफ बढ़ाई। नंदिनी को पहना दे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? राजपाल की घिग्गी बंध गई। सभी सन्न रह गए। सबसे ज्यादा सन्न नंदिनी नजर आ रही थी, इतनी ज्यादा कि जैसे मुंह से आवाज ही न निकल पा रही हो। काले खां राजपाल पर गुर्राया, सुना नहीं तूने? राजपाल हथकड़ी लेने के बहाने काले खां के करीब पहुंचा और उसके कान में बोला, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सर, कुछ भी हो सकता है, आपकी मौत भी। शट अप। काले खां हलक फाड़ कर दहाड़ा था, जो कहा है वो कर, वरना मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा। अब राजपाल के सामने हुक्म का पालन करने के अलावा और कोई चारा न था। हथकड़ी लिए वो नंदिनी की तरफ बढ़ा जरूर, लेकिन चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे साक्षात यमराज की तरफ बढ़ रहा हो। टांगे बुरी तरह कांप रही थी उसकी। उसे लग रहा था कि वो अब गिरा कि तब गिरा। तभी नंदिनी की तरफ से कहा गया, क्या मैं जान सकती हूँ इंस्पेक्टर कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? थाने पहुंचकर सब पता लग जाएगा। काले खां ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, बल्कि मेरा दावा है कि वहां पहुंचने के बाद तुम खुद अपने मुख से सब कुछ बक दोगी। नंदिनी पर कुछ कहते न बन पड़ा, जबकि जूड़ी के मरीज की तरह कांपता राजपाल दिल में ये उम्मीद लिए नंदिनी की तरफ बढ़ रहा था कि शायद काले खां अब भी अपना विचार बदल दे। मगर उसने कड़क लहजे में कहा था, तेजी से चल राजपाल। राजपाल 2 ही कदमों में नंदिनी के करीब जा पहुंचा। उसके हाथ में हथकड़ी डालते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि नंदिनी अभी ड्रैकुला की तरह मुंह फाड़ कर अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन पर गड़ा देगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। पुलिस की जीप नंदिनी को लेकर चली गई तो चंद्रलेखा के बाहर मौजूद लोगों में पहले फुसफुसाहटें और फिर चर्चाएं शुरू हो गईं। सवाल एक ही था, पुलिस नंदिनी को क्यों ले गई? जवाब भी लगभग एक ही था, शायद पुलिस की नजरों में वो उस शख्स की कातिल थी जिसकी लाश सर्विस लेन में पाई गई। ये सभी सवाल सभी के दिमागों में थे कि इंस्पेक्टर नंदिनी के फ्लैट में क्या चेक करने गया था। उसके द्वारा ऊंची आवाज में बोले गए मोबाइल नंबर का क्या मतलब था? जैसे ही नंदिनी ने कहा कि वो नंबर उसका है, वैसे ही इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया? हालांकि उन सवालों के जवाब किसी के पास न थे, मगर सभी का ये मानना था कि अगर पुलिस ने नंदिनी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है तो कोई न कोई कारण तो होगा ही। कई लोग ये कहते पाए गए थे कि मुझे पहले ही से ये लड़की कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी। धीरे धीरे चर्चाएं समाप्ति की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो किसी के पंगे में ज्यादा दखल देने के हिमायती नहीं होते। सभी अपने अपने फ्लैट्स की तरफ रवाना हो गए थे, महकार भी। अंगद और तरुणा उसके साथ ही थे। लिफ्ट में महकार ने कहा, रिम्पी को मत बताना कि नंदिनी को पुलिस ले गई है। क्यों? अंगद ने पूछा। शायद उसके दिमाग को धक्का लगे, क्योंकि वो नंदिनी से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट महसूस करने लगी थी। तरुणा के मुंह से निकला,
मैं इस बात पर चकित हूँ कि ऐसा उसने केवल 3 दिन में ही कर लिया था। हाँ, ये हैरत की बात है, मगर सच है। मुझे इसमें हैरत की कोई बात नहीं लगती। छठी मंजिल पर कदम रखते हुए अंगद ने कहा था। उसने ठीक ही कहा था। कुछ लोग हमें बेवजह अच्छे लगने लगते हैं और कुछ बुरे। ये शायद हमारे जिस्मों में मौजूद वेव्स की वजह से होता है। जो तुम्हें अपने और उसके शरीर से निकलने वाली वेव्स के कारण अच्छी लगने लगी थी, वो कातिल निकली, है ना? अंगद ने दृढ़तापूर्वक कहा। नंदिनी कातिल नहीं हो सकती। क्यों? लहजा बता रहा था कि तरुणा जल भुन रही है। क्योंकि जिस वक्त वातावरण में वो चीख गूंजी, वो उस वक्त टेरेस पर मेरे ही साथ थी, मुझसे बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी? तरुणा ने उसे तीखी नजरों से देखा। फिल्मों के बारे में बातें। मुझे लगता है उसके अंदर हीरोइन बनने की ख्वाहिश है और तुम उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो, है ना? मुझे इमरान समझने के कारण शायद वो ऐसा समझती है। उस दिन बेचारी का सपना टूट जाएगा जिस दिन ये पता लगेगा कि तुम इमरान हाशमी नहीं हो। इस वक्त सवाल ये नहीं है तरु, सवाल ये है कि मरने वाला कौन है और उसे किसने और क्यों मार डाला। होगा कोई, हमें क्या? अंगद इसीलिए चुप रह गया क्योंकि वो फ्लैट के गेट के करीब पहुंच चुके थे और बंद दरवाजे के पीछे से रिम्पी की ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। अरे, महकाल चौंका। ये रिम्पी किससे बातें कर रही है? शायद उसके पास कोई है, तरुणा ने कहा। अंगद ने दरवाजा खोला और ऐसा करते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि कमरे में रिम्पी के अलावा और कोई नहीं था। सोफे पर घुटने मोड़कर उकड़ू बैठी वो खुद ही से बातें कर रही थी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही भीवत्स और डरावना नजर आ रहा था। बाल इस तरह बिखरे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह झंझोड़ा हो। अभी अभी खुद ही से कहा था उसने, ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, तब तो तुम अपने नखूनों से मेरे सिर को नहीं खुरचोगी ना? तीनों इस तरह दरवाजे के नजदीक खड़े रह गए थे जिसे किसी अदृश्य शक्ति ने जाम कर दिया हो। आंखें हैरत से फट पड़ी थीं। चेहरों पर खौफ तांडव कर रहा था, जबकि खुद ही रिम्पी जाने किससे कह रही थी, अच्छा, मैं तुम्हें एक पोयम सुनाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बोलो, मानोगी? रिम्पी ने इतना गैप दिया जैसे उसका जवाब सुन रही हो जिससे बातें कर रही थी, और फिर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे जवाब सुन लिया हो। तब बोली, तुम मेरे सिर को अपनी जीभ से नहीं चाटोगी। फिर ऐसा रिएक्शन जैसे अदृश्य शक्ति ने उसकी शर्त मान ली हो। खुश होकर बोली, ओके, अब मैं तुम्हें पोयम सुनाती हूँ। और फिर उसने सचमुच बाकायदा लय में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम गानी शुरू कर दी। रिम्पी! जब रहा नहीं गया तो घबरा कर महकार बहुत जोर से चीखा था, ये क्या कर रही हो तुम? रिम्पी इस तरह रुकी जैसे संगीत बंद होने पर किसी नृत्यांगना के पैर रुक गए हैं, और फिर श्श, श्श, श्श। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करने के बाद राजदाराना स्वर में कहा, जोर से मत बोलो पापा, वो नाराज हो जाएगी। कौन? खौफ की ज्यादती के कारण अंगद चीखने पर विवश हो गया था। कौन नाराज हो जाएगी? तुम्हें वो मेरे सिर पर बैठी नजर नहीं आ रही क्या इमरान? इस बार जो ये कहने के साथ रिम्पी ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर अंगद की तरफ देखा तो अंगद के छक्के छूट गए क्योंकि रिम्पी की शक्ल उसे बहुत डरावनी नजर आई। हमें तो तुम्हारे सिर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा रिम्पी, इस बार कांपती आवाज में तरुणा ने कहा था। रिम्पी ने अजीब अंदाज में ताली बजाई और बड़े ही खौफनाक तरीके से ही करके यूं हंस पड़ी जैसे उन सब की खिल्ली उड़ा रही हो। बोली, मुझे तो लगता है तुम सब अंधे हो गए हो। अरे अरे, ये तो रही। उसने अपने हाथ से अपने सिर की तरफ इशारा करने के साथ कहा था, सिर पर ही तो बैठी है मेरी फ्रेंड। तुम्हारी कौन सी फ्रेंड तुम्हारे सिर पर बैठी है? आतंक की ज्यादती के कारण महकार दहाड़ उठा था। अरे वाह,
उसने अपनी आंखों की काली पुतलियां घुमाकर इस तरह ऊपर कर ली जैसे अपने सिर को देखने की कोशिश कर रही हो। उस तरह वो बिल्कुल भूतनी जैसी लग रही थी। लेकिन वो कहती चली गई, क्या तुम खुद को गायब करना भी जानती हो, जो इनमें से किसी को नजर नहीं आ रही? महका झपट कर रिम्पी के करीब पहुंचा और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़कर जुनूनी अवस्था में उसे झंझोड़ता हुआ चीखा, ये तुम्हें क्या हो गया है रिम्पी? क्यों इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही हो? पापा को रोको इमरान। रिम्पी ने डरावनी नजर आ रही अपनी पुतलियां इमरान की तरफ घुमाई। इनसे कहो मुझे उससे बातें करने दे। मैंने मीठी मीठी बातें बनाकर उसे बड़ी मुश्किल से फ्रेंड बनाया है। अगर वो नाराज हो गई तो फिर से मेरे सर को खुरचने लगेगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम किसकी बात कर रही हो रिम्पी? अंगद चीखा था। देखो देखो वो नाराज हो गई और फिर अपने नुकीले पंजों से मेरे मेरे सिर को उई, खुरच रही है। देखो देखो। रिम्पी इस तरह मचलने लगी जैसे भयंकर पीड़ा से गुजर रही हो। साथ ही वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों के नखूनों से अपने सिर को खुरचने लगी थी। बालों को ऐसे अंदाज में नोच रही थी जैसे उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहती हो। कमरे में लगातार उसके असहनीय पीड़ा से गुजरने की आवाजें गूंज रही थीं। वो मचल रही थी, तड़प रही थी, इस कदर कि पहले तो महकार ही उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। बाद में अंगद भी मदद करने लगा, मगर वो दोनों की संयुक्त ताकत के बावजूद काबू में नहीं आ रही थी। अब वो ऐसे एक्शन कर रही थी जैसे अपने बालों में घुसे किसी कीड़े को दूर फेंकने की कोशिश कर रही हो। इश, 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 चल, भागती क्यों नहीं? उई, मेरा सिर क्यों चाट रही है? फिश। अंगद को लगा शायद सचमुच उसके सिर पर बालों के बीच में कोई कीड़ा हो, इसीलिए तेजी से कई बार बालों के बीच हाथ घुमाया और जब कुछ न मिला तो बोला, तुम्हें वहम हुआ है रिम्पी, तुम्हारे सिर पर तो कुछ भी नहीं है। है, है इमरान, देखो। अभी वो अपनी जीभ से मेरे सिर को चाट रही हूँ मम्मी। कमरे में एकदम से पट्ट की आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी और गद्देदार चीज फर्श पर गिरी हो। वो आवाज सबको सुनाई दी। सबने एक साथ आवाज की दिशा में फर्श की तरफ देखा और अगर ये कहा जाए तो जरा भी गलत न होगा कि एक साथ सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उन्होंने एक छिपकली को देखा था। सामान्य आकार की छिपकली से काफी बड़ी छिपकली, करकैटे से भी बड़ी और विशाल, स्वस्थ और लंबी। बहुत ही नुकीले पंजे थे उसके। जब उसने गर्दन उठाकर अपनी सुर्ख रंग की सामान्य से बहुत लंबी जीभ बाहर निकालकर लपलपाई तो जिस्मों में झुरझुरी सी दौड़ गई। रिम्पी के हलक से राहत भरी आवाज निकली, वो चली गई। और फिर सबसे डरावनी चीख तरुणा के हलक से निकली थी, क्योंकि तेजी से दौड़ती हुई उस विशाल और गंदी छिपकली ने फर्श से सीधी जंप उसी पर लगाई थी। वो उसके पेट से जा टकराई। चीखती हुई तरुणा पीछे हटी। वो अपने हाथों से छिपकली को पेट से छिटकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो छिटकती तो तब जब वहां होती। जिस चमत्कारी तरीके से वो सबको दिखी थी, उसी चमत्कारी तरीके से वो गायब हो गई। जबकि तरुणा अब भी पागलों की तरह उसे अपने पेट से छिटकने की कोशिश करती हुई बार बार हट हट कर रही थी। अंगद उसके कंधे झंझोड़ता हुआ बोला, बस करो तरुणा, वो नहीं है। कहाँ गई, कहाँ गई? तरुणा पागलों की तरह चिल्लाई। पर जवाब कौन देता? जवाब तो तब देता जब किसी ने उसे कहीं जाते देखा होता। वो तो अचानक ही तरुणा के पेट से गायब हो गई थी। उसी तरुणा के पेट से जिसे नियंत्रित करने में अंगद को करीब 2 मिनट लग गए थे। और जब वो नियंत्रित हुई तो आंखें रिम्पी पर स्थिर थी। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला था, रिम्पी। अंगद ने रिम्पी की तरफ देखा तो उसे सोफे पर सोती पाया। अब उसका चेहरा ही नहीं बल्कि मुकम्मल अस्तित्व सामान्य और शांत नजर आ रहा था। जितनी मासूम वो बच्ची थी उतनी ही मासूमियत के साथ आंखें बंद किए सो रही थी। उसकी इच्छा उसे जगाकर ये पूछने की हुई कि उसे क्या हुआ था, मगर दिल न चाहा। दिल ने कहा उसे सुकून से सोते रहने देना चाहिए।
मगर ये सवाल दिमाग फाड़े दे रहा था कि ये सब आखिर हुआ क्या था। महकार की तरफ देखा तो एक साथ सैकड़ों सवालों ने अंगद के जहन को जकड़ लिया, क्योंकि महकार की आंखें शून्य में स्थित थीं। पलकें तक नहीं झपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहुंचे हुए साधु के श्रापवश पत्थर की शिला में बदल गया हो। खौफ का मारा अंगद झपट कर उसके करीब पहुंचा। उसे जोर से झंझोड़ता हुआ चिल्लाया, महकार, महकार। अ, अ। महकार जैसे गहरी नींद से वापस आया, और वापस आते ही दहशत के सायों ने उसके वजूद पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आंखों में ऐसी वीरानी नजर आने लगी जैसे मुर्दे की आंखों में होती है। मुंह से निकलते अल्फाज खौफ से लबरेज थे। नहीं बचेगी, अब वो नहीं बचेगी अंगद। कौन नहीं बचेगी? रिम्पी। नहीं। अंगद इतनी जोर से चिल्लाया था कि फ्लैट की दीवारें तक झनझन महसूस हो गई थी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। महकार बड़बड़ाया, वो इस दुनिया की ताकत नहीं है। कौन? अंगद चीखा, किसकी बात कर रहे हो? वो छिपकली। छिपकली जो अब रिम्पी के सिर पर सवार हो चुकी है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो महकार? क्या बक रहे हो? वो पहले भी मेरी दुनिया उजाड़ चुकी है। भरपूर कोशिश के बावजूद मैं सुकन्या को न बचा सका, और अब रिम्पी को भी नहीं बचा सकूंगा। वो रिम्पी को मारने से पहले नहीं छोड़ेगी। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? भला छिपकली किसी को कैसे मार सकती है? वो सिर्फ छिपकली नहीं है। और कौन है? डायन। क्या बकवास कर रहे हो? जो छिपकली का रूप धारण कर सकती है। वो बड़बड़ाए जा रहा था। खूबसूरत औरत का रूप धारण कर सकती है। महकार, वो उसी रात से हमारे पीछे पड़ी है जिस रात मैं और सुकन्या अंतिम बार देवता पूजने गांव गए थे। उस रात रिम्पी हमारे साथ न थी, क्योंकि वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ 2 दिन की पिकनिक पर खंडाला गई थी। पूर्णिमा की रात थी वो। क्या हुआ था उस रात? उत्तेजना की ज्यादती के कारण अंगद का बुरा हाल हो गया। मुझे बताओ महकार, उस रात क्या हुआ था? क्या है ये डायन और छिपकली का राज? उसने तुम्हें इतना क्यों डरा रखा है? महकार की आंखें पुनः शून्य में स्थिर हो गई थीं। होठों से ऐसे अंदाज में आवाज निकलने लगी जैसे बुदबुदा रहा हो। अगर आपको भी ये सारे राज जानने हैं तो सुनिए डायन का अगला भाग।